हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम देखते हैं पशु प्रजनन की समस्याएं। तो पशु प्रजनन में क्या क्या समस्या आती हैं। जो पशु पहला है पशु का जनन अयोग्य होना। ठीक है, तो पशु का जनन अयोग्य होने का मतलब क्या होता है। जो पशु होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और उनके जनन संस्थान जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। वो कहते हैं पशु का जनन अयोग्य होना। दूसरा, देरी से युवा होना। तो हमारे देश में क्या है, अधिकतर देसी पशु हैं जिनके भरण पोषण और पालन पर अधिकांश अच्छे से देखभाल नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये पशु क्या है, देरी से युवा होते हैं। यही एग्जाम्पल के लिए देसी नस्ल की जो गाय होती हैं वो कितने माह में, 43 माह में क्या करती हैं, उनका प्रथम ब्याह होता है, मतलब पहला बच्चा पैदा करती हैं। यही लेकिन अगर विदेशी नस्ल की गाय होती है तो वो 24 से 27 माह में पहले प्रथम ब्याह यानी कि पहला बच्चा 24 से 27 माह में पैदा करती है। तो देरी से युवा होना, तो आप समझ गए होंगे। कम या बिल्कुल बच्चे न होना। क्या कम या बिल्कुल बच्चे न होने का मतलब ये होते हैं, या तो पशु बच्चे देते हैं या तो बहुत ही कम देते हैं। ठीक है, उसके बाद से है पशु का अधिक दिनों तक सूखा रहना। पशुओं का अधिक दिनों तक सूखा रहना, तो ये सूखा रहना शब्द आ रहा है, नया शब्द है। तो सूखा रहने का मतलब होता क्या है। क्या होता है कि जब किसी गाय को या मिल्च एनिमल यानी दूधारू पशुओं को एक बार उससे दूध प्राप्त कर लिया जाता है, दूध प्राप्त कर लेने के बाद उनको 60 से 100 दिन तक दूध प्राप्त कर लेने के बाद या एक दूध ब्यात पूर्ण हो जाने के बाद से या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, अधिक दिनों तक सूखा रहने का मतलब ये होता है, क्या होता है, कोई पशु जो होता है वो एक बच्चा दिया, ठीक है, एक बच्चा दिया, उसके बाद से क्या करते हैं, उसको 60 से लेकर के 100 दिन तक उसको क्या करते हैं, गर्भाधान या प्रजनन नहीं कराते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसके शरीर में बच्चा देने से होने वाली क्षतिपूर्ति, जो कमजोरी है वो दूर हो सके। तो जो ड्यूरेशन होता है पशुओं को बच्चा देने के बाद उन्हें गर्भित नहीं कराने का, यही समय को सूखाई का काल या सूखा काल कहते हैं। ठीक है, तो पशु में ये अधिकतर होता है कि अधिक दिनों तक सूखा रहना, तो है ना। तो अधिक दिनों तक सूखा रहते हैं, ये कई कंडीशन में हो सकते हैं। कई कंडीशन में इसका मतलब ये है कि कोई पशु अगर हम उसको गर्भित कराने के बाद वो फिर से ऋतुमयी हो गई। ऋतुमयी का मतलब ये होता है कि उसके पशुओं में चलने वाले मासिक चक्र का फिर से आ जाना, गर्भित कराने के पश्चात भी मासिक चक्र का पशुओं में आ जाना, यही कहलाता है ऋतुकाल कहलाता है। और तो ये सभी समस्याएं को ही कहते हैं पशु का अधिक दिनों तक सूखा रहना। अब उसके बाद पशु का गर्भपात हो जाना। पशु का समस्याओं के कारण ब्रूसेला एबॉर्टस की उपस्थिति होने के कारण पशुओं में क्या होता है कि गर्भपात हो जाता है। गर्भपात की एक समस्या बीमारी भी पाई जाती है जिसके कारण से भी गर्भपात हो जाता है। कई कारणों से हो सकता है, पोषण की उपस्थिति, प्रजनन सही से नहीं होने के कारण कई कारणों से गर्भपात हो जाता है। पशु का बार बार ऋतुमयी होना, तो अभी मैंने ऊपर बताया है ऋतुमयी के बारे में। प्रजनन के लिए उत्तम सांडों का अभाव, तो हमारे देश में अच्छे गुणों वाले सांड की अनुपस्थिति होने के कारण प्रजनन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और देसी नस्ल ही प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालकों का प्रजनन में अरुचि अनभिज्ञता, यानी पशुपालकों को प्रजनन के बारे में जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान कराएं, किस नस्ल से कराएं। वो तो सिर्फ पशु जो होता है वो देसी नस्ल का ब्रीड हो जाने के कारण जो नस्ल हमको प्राप्त होते हैं वहीं तक पशुपालक सीमित हो जाते हैं। बट उसको अगर ये जानकारी नहीं होने के कारण ही प्रजनन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी, है ना। और फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं के लाभ क्या, फार्म तो इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। फार्म में के उत्पादों का अधिकतम उपयोग होता है। मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मिश्रित खेती क्या है, पशुपालन, मछली पालन, लाख उत्पादन, रेशम उत्पादन, ये सभी एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है। पशुओं जीविका उपार्जन का साधन है। फार्म के लिए खाद की उपलब्धता रहती है। पशुओं के लिए सस्ता एवं अच्छा चारा वर्ष भर उपलब्ध रहता है। दूध उत्पादन में कम व्यय होता है। नियमित आमदनी होती है। पशुओं में बीमारी की संभावनाएं कम रहती है। कई पशुओं में मांस का प्रयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद से
बोझा ढोने अन्य कृषि कार्य करने के लिए, है ना, कार्य करने के लिए पशु उपलब्ध रहते हैं। खिंचाव तथा अन्य कार्य के लिए पशु उपलब्ध रहते हैं। मुर्गी तथा बतख आदि पक्षियों से अंडे प्राप्त करने के लिए फार्म पर पाला जाता है। तो ये सभी है, ठीक है। फार्म पर पाले जाने वाले पशु, तो फार्म पर दूध के लिए पाले जाने वाले पशु होते हैं, खिंचाव के लिए पाले जाने, बोझा ढोने के लिए, मांस के लिए पाले जाने, अन्य उपयोग के लिए पाले जाने वाले पशु होते हैं, अंडों के लिए पाले जाने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। उसके बाद से पशु सुधार के कार्य। तो पशु सुधार के कार्य हम देखते हैं। पहला है विदेशी पशुओं से संकरण है। दूसरा क्रमोन्नति विधि का प्रचार है। तो विदेशी पशु से संकरण हम इसको समझते हैं। विदेशी पशु से संकरण का मतलब क्या है? पशु सुधार के कार्य के अंतर्गत जैसे कि हमारे देसी नस्ल क्या है, कोई देसी नस्ल है जैसे साहीवाल, नहीं साहीवाल तो खैर अच्छी दूध देने वाली नस्ल है। जैसे है हरियाणा नस्ल है। अब हरियाणा नस्ल जो होता है ये खेती वगैरह का काम करता है और हमारे पास यही ब्रीड उपलब्ध है। अब हमको क्या करना है, विदेशी पशु से संकरण करा रहे हैं। हरियाणा का क्रॉस हम क्या करेंगे, HF से कराते हैं, मतलब होलिस्टीन फ्रिजियन नस्ल से कराते हैं। तो जो नस्ल हमको प्राप्त होंगे उनमें दूध उत्पादन जो है, जो हरियाणा नस्ल की गाय से जो हमको प्राप्त होंगे उनमें दूध उत्पादन जो है हरियाणा के नस्ल की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि होलिस्टीन फ्रिजियन एक दुधारू नस्ल है। तो विदेशी पशु से संकरण कराने पर बहुत सारे गुणों में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सरकार ने विदेशों से उन्नतशील सांड मंगाकर उनका संकरण देसी पशुओं से कराया। यह कार्य परीक्षण के रूप में राजकीय सैनिक एवं कॉलेज फार्म पर किया गया था। लखनऊ में 2 विदेशी जातियों सांड आयरशायर तथा होलिस्टीन फ्रिजियन से क्रमशः हरियाणा और साहिवाल नस्लों की गाय को मिलाया गया था। तो इस प्रकार से विदेशी नस्ल के सांड से अगर हम प्रजनन कराते हैं तो हमारे देसी नस्ल को अच्छे नस्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। क्रमोन्नति विधि का प्रचार, तो ये शब्द आता है क्रमोन्नति, इसका मतलब होता है क्रम में उन्नति। अब क्रम में उन्नति कैसा होता है इसको समझते हैं। मान लो कोई देसी नस्ल है हमारी साहिवाल है। अब इसके क्रम में उन्नति करना है तो हम लेते हैं होलिस्टीन फ्रिजियन नस्ल के नर को लेते हैं, इसके मादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले बार प्रजनन कराएंगे तो बराबर 50% गुण साहिवाल के होंगे, 50% गुण होलिस्टीन फ्रिजियन के होंगे। अब इसका फिर से किससे, जो 50% गुण वाले ये प्रोजेनी है ना, प्रोजेनी यानी बच्चा जो हमको मिला उसका क्रॉस फिर होलिस्टीन फ्रिजियन से कराएंगे तो हमको ये 75% मिलेगा, फिर 70% मिलेगा। ऐसे करते करते 7 पीढ़ी में इसमें 97% जो गुण होते हैं वो विदेशी नस्ल के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देसी नस्ल को शुद्ध विदेशी नस्ल में बदलने की तरकीब को ही क्रमोन्नति कहते हैं। क्रम में उन्नति, देखो 1 2 ऐसा करके क्रम में उन्नति होकर अंत में ये इस नस्ल में परिवर्तित हो जाएगा, इसको ही कहते हैं क्रमोन्नति। तो क्रमोन्नति विधि का प्रचार, तो क्रमोन्नति विधि को हमको अपनाना पड़ेगा हमारे जितने भी ब्रीड है उसको सुधारने के लिए। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना, तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान पशुओं को क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत मनचाहे नस्ल से गर्भित कराया जाता है कृत्रिम विधि द्वारा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज प्रोसेस डिस्पोजिशन ऑफ सीमेन बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन रेदर देन प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम। इसमें क्या करते हैं कि किसी नर पशुओं के वीर्य या सीमेन को प्राप्त कर मादा पशु के जनन अंग में उचित समय में उचित स्थान पर पहुंचाया जाता है, इसको कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। उसके बाद जातियों के विभाजन तथा उनकी प्रजनन नीति, ठीक है। सांडों का वितरण हो गया, गौसदन योजना हो गया। तो गौसदन योजना को भी हमको अपनाना जरूरी, इसको जातियों की इसको थोड़ा समझा देते हैं। जातियों के विभाजन एवं उनकी प्रजनन नीति में क्या होता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा पशु प्रजनन समिति मिलकर गाय भैंस के लिए एक प्रजनन पद्धति तैयार की थी, ठीक है, जो केंद्र राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए थे, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था, विभिन्न जो देश है उसको योजनाओं में जो योजना लागू किया गया था उसको अलग अलग तरीके से बांटा गया था, है ना, निश्चित की गई थी, जातियों को निश्चित किए गए थे और नस्ल सुधारने के लिए अच्छे सांड को भेजकर क्रमोन्नति विधि का उपयोग किया गया था और नस्ल को सुधारा गया था। ये था सांडों का वितरण, अच्छे सांड के वितरण करने से हमारे देसी नस्लों को अच्छे नस्लों में परिवर्तित कर सकते हैं। गौसदन योजना क्या होता है, इस योजना को 1952 में चालू किया गया था और गौसदन योजना के अंतर्गत क्या
किया जाता है मैं बता रहा हूँ। जो बेकार घूमने वाले लंगड़े लूड़े जितने भी सांड होते हैं या पशु होते हैं या गाय भैंस जितने भी होते हैं, उनको पहले बधियाकरण कर दिया जाता है। उसके बाद से इनको जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं ताकि ये प्रजनन न कर सके, और इनके मरने के बाद इनके खाल अवशेष चमड़े आदि को उपयोग में ले लेते हैं। ये गौसदन योजना हुआ। और उसके बाद से इसमें आता है केंद्रीय ग्राम योजना। केंद्रीय ग्राम योजना 1948 में चालू किया गया था। 1948 में चालू किया गया था। इसमें क्या किया जाता है कि दरअसल में अच्छे गुणों के सांड को लेकर केंद्रीय ग्राम है ना ग्राम पर क्या करते हैं, सांड को लेकर क्या करते हैं, प्रजनन कराया जाता है। ठीक है। केंद्रीय ग्राम खंडों के कार्य है परीक्षण, नियंत्रित प्रजनन, कृत्रिम गर्भधान का प्रयोग, पर्याप्त आहार, रोग नियंत्रण, पशु का क्रय विक्रय, अभिलेखन, पशुपालन का प्रचार हो गया है ना। तो बाद पशु रजिस्ट्रेशन सुविधाएं ये है। तो है ना, पिंजरा गौशालाओं पिंजरा पोल का पुनर्गठन, बेकार घूमने वाले पशुओं को पकड़ना, ये सभी आसान चीज़ है, आप सबको पता है। ये पिंजरा पोल का पुनर्गठन जनवरी 1952 में हुआ था, ये याद रखेंगे आप। बेकार घूमने वाले पशुओं को पकड़ना भी है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। कहीं पे नहीं समझ आया तो रिवीजन करें और मेरे बताए गए शब्दों को सुने, उसके बाद एक बार भले पुस्तक रीड करें। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।